यह पिछले दिन मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत बात बताई थी कि मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम प्रकृति के माध्यम से उत्पादों को प्राप्त करते हैं और द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों से प्राप्त उत्पादों को संसाधित करने का कार्य करते हैं, उन्हें द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र वे होते हैं जो अपनी सेवाएं प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को देते हैं, जैसे रेल, परिवहन, मोटर, कार, बैंक, बीमा, ये सभी सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। तो इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी और इसको पढ़ने को कहा था। अब इसी के आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं, तीनों क्षेत्रों की तुलना कर रहे हैं। कैसे की है देखिए, लास्ट में 245 चैप्टर में पेज नंबर 245 पेज नंबर नीचे देखिए, 3 क्षेत्रों की तुलना। उत्पादन के क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादन कार्यों से अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन तीनों क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कार्य करते हैं। तीनों क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अब विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन का आंकलन कैसे किया जाता है? कहते हैं उत्पादन कार्य से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक संख्या की गणना करना लगभग असंभव कार्य है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाता है। जैसे 5000 किलोग्राम चावल 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो चावल का मूल्य 90,000 रुपये होगा। 8 रुपये प्रति नारियल की दर से 3000 नारियल का 24,000 रुपये होगा। इस प्रकार तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य की गणना की जाती है। उसके बाद योगफल ज्ञात कर लिया जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे की जाती है? वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते समय उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु और सेवा की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। जैसे कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है तो मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटे के साथ चीनी, तेल जैसी वस्तुओं का भी उपयोग करती है। बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। बिस्कुट की 4 वह बाज़ार में उपभोक्ताओं को 15 रुपये पैकेट की दर से 60 रुपये बिस्कुट बेचती। इस प्रकार बिस्कुट के अंतिम ही उत्पाद है। अंतिम वस्तुओं सेवाओं की गणना का कारण बिस्कुट के उदाहरण में गेहूं और आटा मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में प्रयोग की जाती हैं। अंतिम उत्पाद और सेवाओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही सम्मिलित होता है। बिस्कुट जो कि अंतिम वस्तु है, इसके मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटे का मूल्य 10 रुपये सम्मिलित है। इस प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य सम्मिलित होता है। अतः गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है। घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन एक कठिन कार्य है। भारत में यह कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के भिन्न भिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान करता है। क्षेत्रकों के ऐतिहासिक परिवर्तन क्या होते हैं? विभिन्न क्षेत्रकों का ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कृषि प्रणाली
विकसित होने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जिसे कहते हैं, समृद्ध होता चला गया। उत्पादन अधिक होने के कारण लोग दूसरे कार्य भी करने लगे। व्यापारियों और शिल्पियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय कई गुना बढ़ता गया। कालांतर में अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैन्य आदि क्षेत्रों से भी जुड़ने लगे। इसके बावजूद अधिकतर वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं जो कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित थीं। लोगों के अन्य क्षेत्रों से जुड़ने के बावजूद अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र से ही अपना रोजगार करते थे। निर्माण की नवीन प्रणाली का प्रभाव क्या हुआ? धीरे धीरे विनिर्माण प्रणाली के प्रचलन में आने के बाद लोगों का रुझान विनिर्माण की ओर हुआ। जब विनिर्माण से संबंधित नवीन प्रणाली अस्तित्व में आई तो जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे। अब अधिक लोग कारखानों में सस्ती दरों से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तृतीयक क्षेत्र का और रुझान विगत लगभग 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की ओर रुझान बढ़ा है। कुल उत्पादन की से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी मानव संसाधन सेवा क्षेत्र से ही नियोजित हैं। भारत में भी तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। अब इन पर विचार करने की बात कही है तो आप इन्हें पढ़ें। आगे जो फिर हम बताएंगे, जैसा कि हमने बताया था, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित समझे होता है। कृषि का कहते हैं सभी मछली पालन, शिकार करना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, रबड़ उद्योग, ये सारे कार्य आते हैं। टोकरी बेकरी भी कह सकते हैं। और तृतीय क्षेत्र में बैंक, बीमा और परिवहन के साधनों की सेवाएं, ये सभी आती हैं। इनको ध्यान से देखें, पढ़ें, जहाँ न समझ में आए फिर पूछ लें। धन्यवाद।